नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देवभूमि समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। देखिए, हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 को लेकर बैठक की है और बैठक के बाद कहा कि कुंभ मेले 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या यानी कि 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी को तीसरा स्नान, जबकि माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च को 2027 को संपूर्ण होगा। वहीं फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को होगा। वहीं मकर संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल अगर हम कहें तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रकाश डालते हुए तमाम अमृत स्नानों को लेकर, शाही स्नान को लेकर चर्चा की है और बैठक की है। बैठक में इन पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इसी के साथ श्री राम नवमी का 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को भी स्नान की तिथि को फाइनल किया गया है। यानी कि इस बार जो कुंभ लगने वाला है वो इस बार उत्तराखंड में होगा और इसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। और हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम सन्यासियों के साथ, तमाम जो वहां पर मठ हैं, उनके जो मठाधीश्वर हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उनके साथ में आज एक अहम बैठक की, जिसमें महाकुंभ को लेकर अगर हम कहें 2027 में जो होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर बैठक की। किन किन तिथियों पर अमृत स्नान, शाही स्नान होना है, इस पर भी प्रकाश डाला। ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे की देख रहे हैं। कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को, नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को, मई संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। ये इसके अतिरिक्त भी जो ये महत्वपूर्ण तिथियों का अभी यहाँ पर उल्लेख किया गया है और उसमें भी उसके अतिरिक्त भी जो आप सबका जो भी मार्गदर्शन होगा, सुझाव आएंगे, उसके आधार पर आगे भी जो है हम लोग उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसा पूज्य महाराज जी ने अभी कहा, आपने भी कहा, सभी लोगों ने कहा कि एक शुरुआत की है और उस शुरुआत के बाद फिर एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर काम आगे बढ़ जाता है, उसमें चलता रहेगा। तो ऐसा समय संशोधन जैसी आवश्यकता होगी वैसा आप लोगों के आदेशानुसार होता रहेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, जो हरिद्वार दौरे के दौरान कुंभ को लेकर बैठक करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने अमृत स्नानों को लेकर प्रकाश भी डाला। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में कांग्रेस के सांसदों का दौरा है और देखिए, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा अंबाला सांसद वरुण चौधरी वहां पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है और सांसदों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा भी की गई है। ये बड़ी खबर, क्योंकि हरियाणा के जो सांसद हैं वो पहुंचे हुए थे और जिनका भव्य स्वागत किया गया है, गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। और क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर विशेष चर्चा भी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान स्वागत किया और स्वागत के साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। हरिद्वार में कांग्रेस के सांसदों का ये विशेष दौरा, जहां पर देखिए रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला सांसद वरुण चौधरी पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एक बहुत ही विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया और इस विशेष मीटिंग में 2027 यानी कि उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जा सके, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, जनता तक पहुंचना है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं हरिद्वार में देखिए, अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक आरोपी को इस बीच गिरफ्तार भी किया है। 48 पैकेट अवैध देशी शराब के साथ पुलिस ने आरोपी को दबोचा। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर हरिद्वार से ही है, जहां पर 48 पैकेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार सरकार जो है वो नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत
अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है, जिससे नशे को यानी कि उत्तराखंड को नशे के चंगुल से बचाया जा सके, वहां के जो युवा हैं उनको बचाया जा सके। अब देखिए हरिद्वार में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी नजर आ रही है। यह आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है और लगातार अब उससे पूछताछ भी की जा रही है कि इस सरगना में इनके जो नशे के कारोबार है इसमें और कौन कौन शामिल है, किन किन इलाकों में ये सप्लाई करता था, कौन कौन इससे ये जो नशे की खेप है वो खरीद रहा था, इसमें कितने युवा शामिल हैं और आसपास के इलाकों में कौन से ऐसे आरोपी हैं जो इस पूरे कारोबार में संलिप्त हैं। उन सभी की गिरफ्तारी अब होनी तय है, क्योंकि लगातार पुलिस अब इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं अल्मोड़ा में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के वेतन भुगतान की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का भुगतान किया गया है, लेकिन अल्मोड़ा के अतिथि शिक्षकों को विगत 1 साल से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर और देर हुई तो फिर भुगतान अगर और देर हुई तो इस पर और भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये वही शिक्षक है, अतिथि शिक्षक जिनको कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि बाकी के जनपदों में यानी कि पूरे उत्तराखंड में 13 जिले 13 जनपद है और इनकी मांग यह है कि अल्मोड़ा को छोड़कर बाकी 12 जिलों में सभी को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान भी पेमेंट मिली है, लेकिन अल्मोड़ा को नहीं मिली है, अल्मोड़ा के शिक्षकों को नहीं मिली है। यही मांग लेकर देखिए ये शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमारा भुगतान किया जाए, वेतन का भुगतान किया जाए और अगर वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, अगर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। तो प्रदर्शन की तस्वीरें आप अल्मोड़ा से देख रहे हैं। शुरू में पूरे राज्य भर में ये क्या थी, असमंजस की स्थिति थी कि किसी भी जिले में वेतन आहरित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब जो है 13 जिलों में से लगभग पूरे 12 जिलों में वेतन आहरित कर दिया गया है। केवल अल्मोड़ा जिले में जो है अभी भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में कई बार हमने पूर्व में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी हमने धरना किया था, तो वहाँ पर के बाद भी हमारे जो पहले उस CO साहब थे वहाँ पर अतरेश सयाना जी, उनके द्वारा लगभग 3 आदेश निर्गत किए गए। तो पहले आदेश में जो आदेश निर्गत किया गया था उस समय हमारे खुद ये BO साहब जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, इनका खुद स्पष्ट कहना था कि ये आदेश स्पष्ट नहीं है, आप इसमें स्पष्ट लिखवा लाइए कि वेतन निर्गत कर दिया जाए, लेकिन तो उस समय इन लोगों ने ऐसे नहीं किया। तो उसके बाद जो लास्ट 3 आदेश निकले उसमें तीसरा आदेश 18 तारीख का है, जो अतरेश सयाना जी का ही आदेश है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वेतन निर्गत कर दिया जाए, बाकी किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजिंग उसमें रखा ही नहीं। शिक्षक बहुत हमारी साधारण सी मांग थी कि हमारा जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश है इसका वेतन हमें पिछले 10 वर्षों से विगत होता है, जारी होता आया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से काफ़ी इसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। वर्तमान में भी हमारे जो शिक्षा अधिकारी थे अतरेश सयाना मुख्य शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा आदेश निर्गत किया गया 18 नवंबर को कि इनको जो है वेतन आहरित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 10 दिन बीतने को हो गए हैं, लेकिन हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं अल्मोड़ा जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, किसी के भी द्वारा कोई भी संज्ञान कोई भी प्रक्रिया इसमें शुरू नहीं की गई है और वेतन आहरित न होने से हम लोग बहुत आहत हैं। और हमारे सहयोगी राजीव कर्नाटक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और आखिर शिक्षक और क्या क्या मांगे कर रहे हैं। राजीव, ओवर टू यू। जो अल्मोड़ा यहाँ लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश को उनके वेतन को भुगतान किया जाए, लेकिन लंबा अंतराल बीत जाने के बाद भी तक उनको उनके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व शिक्षकों के द्वारा मुख्य शिक्षा के कार्यालय में धरना प्रदर्शन। बिल्कुल जाहिर सी बात है राजीव, कुछ टेक्निकल इशू और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से उनकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है। आपका शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे, ये खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में होने वाले ABVP के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले महारानी अब्बका प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पतंजलि योगपीठ के CEO यानी कि आचार्य बालकृष्ण ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 3 दिन तक ये अधिवेशन चलने वाला है और 28 नवंबर से यानी कि आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें देश भर से लगभग 1500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और समाज, शिक्षा, पर्यावरण,
पंच परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ पर प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। अब तो ये भी आपको बता देते हैं कि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। एवीवीपी बेहतरीन रूप से काम कर रही है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और उनके सही मार्ग पर अग्रसर होने से भारत विश्व गुरु बन सकता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने यह कहा कि उत्तराखंड में पहली बार एवीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना गर्व की बात है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन परेड ग्राउंड मैदान में आज से शुरू हुआ है और ये 71वां अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्र हितों के लिए 365 दिन कैंपस में सक्रिय रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों को संस्कार से लेके और उनको उनके करियर के लिए क्या क्या करने हैं, ये सारी गतिविधियां विद्यार्थियों के बीच में करता है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं और आज उत्तराखंड की धरती पे पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। आज प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। मैं अपनी ओर से पूरे देश के तरुणाई को, छात्र शक्ति को अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वहीं रुड़की में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से हालचाल जाना, साथ ही सुविधाओं की जानकारी ली और कई वार्डों का निरीक्षण भी किया है। वहीं कुछ मरीजों की शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और स्टाफ को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि सरकार ने रुड़की सिविल अस्पताल के लिए 3 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही नई ब्लड बैंक बिल्डिंग भी जल्द तैयार होने वाली है। अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और अब यहां आईसीयू भी शुरू कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे संचालित होगा। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 10 नर्सों की अतिरिक्त तैनाती भी तैयार की गई है। हमारे सीएमओ की भी और हमारे सीएमएस की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। आज जगह का लिए मैंने अपने तहसीलदार का रेस्टोरेंट को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो एक हम यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन। तो बढ़ेंगे आगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में भूमि विवाद के दौरान महिला पटवारी और कानूंगों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। यहां बता दें कि जानकारी के अनुसार महिला पटवारी पूनम और कानूंगो हरीश यादव जमीन की नापजोख के लिए कंदला गांव पहुंचे हुए थे और इस दौरान एक परिवार जिस पर भूमि का जबरन कब्जा करने का आरोप था, उन्होंने नापजोख रोकने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद से आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने महिला पटवारी से साथ ही उनके हाथ से फाइल छीन ली, दस्तावेज भी उनके फाड़ दिए और साथ ही टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। धक्का मुक्की और जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो वहीं राजस्व कर्मियों का कहना है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन को सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि ऐसे मामलों पर और ज्यादा इनको बढ़ावा ना मिले और जो कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं, सरकारी टीम सुरक्षित वातावरण में अपने काम को संपन्न कर सके, इसके लिए भी उन्होंने कड़ी व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं देहरादून में आबकारी विभाग ने पिछले बुधवार सभी जिले के डीईओ के साथ हुई बैठक में 2 बड़े मुद्दों पर सख्त रूप से निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि पहला एजेंडा मासिक अधिभार की समय पर जमा होने को लेकर था, जिसमें किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी गई। तो दूसरा एजेंडा ओवर रेटिंग पर रोक था। इतना ही नहीं, बल्कि जिस भी इंस्पेक्टर के क्षेत्र में
ओवर रेटिंग की शिकायत आएगी उसे सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा भी की गई। जिनमें इंस्पेक्टर ने कार्रवाई नहीं की थी उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। वेडनेसडे को हम लोगों ने जो सभी डीओज के साथ मीटिंग ली थी उसके 2 क्लियर कट एजेंडा थे। फर्स्ट एजेंडा हमारा था जितना भी हमारा राजस्व जो अधिभार है, जो मंथली अधिभार हमारा आता है, वो उसमें कोई कोताही नहीं बरते, वो टाइम टू टाइम जमा हो जाए। और दूसरा मुख्य एजेंडा था उसका ओवर रेटिंग को लेकर। अभी ओवर रेटिंग जिस भी व्यक्ति के जिस भी इंस्पेक्टर के सर्किल में आएगी उसको सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने के लिए बात की गई थी। और हमने ये पूरा ब्यौरा जो हमारी ऑनलाइन शिकायतें आती उनका भी विवरण निकाला था, सीएम हेल्पलाइन पर जितनी शिकायतें आती उनका भी विवरण निकाला था। और जिस किसी इंस्पेक्टर ने वो समाधान नहीं किया या कोई एक्शन उस पर नहीं लिया था तो उसको पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को हमने लायबल ठहराते हुए शो कॉज भी नोटिस जारी किया था। तो आगे बढ़ते हुए अगली खबर की बात करेंगे, जहां मुनस्यारी के जोहार क्लब मैदान में आयोजित 3 दिवसीय सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। आपको बता दें कि इस साल 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबला पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच खेला गया, जिसमें बागेश्वर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत दर्ज की। तो वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। दरअसल बागेश्वर की टीम में शामिल 3 नेशनल खिलाड़ी कोमल, ज्योति और हर्षिता ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। तो वहीं मुनस्यारी फुटबॉल महिला प्रतियोगिता का समापन, देखिए ये तस्वीरें उस समापन की है। 3 दिवसीय इस आयोजन का समापन हुआ जिसमें 3 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और जीत अपनी टीम के नाम की। तो हमारा और हमारे कुलपति जी का प्रयास है कि हम दुर्गम क्षेत्रों में बच्चे हैं उनको अवसर प्रदान करें खेलों का। इसी मकसद से हमने मुनस्यारी में कराया है। और मुनस्यारी में कराने का मकसद ये भी है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे खेलते हैं, हाई रूट में खेलते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर में ले आने का भी हमें मौका मिलता है। मुझे आशा है कि जो प्रतियोगिता यहाँ हो रही है उसमें जो बच्चे चयन होंगे वो अभी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि यहाँ वाले जो हमारे बच्चे दुर्गामी बच्चे उनको मौका उतना नहीं मिलता है। नेशनल खेल मैंने बहुत सारे नेशनल खेले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की टीम से। मुझे इंडिया खेलना है, इंडिया की टीम में आना है। मैं चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड की ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इंडिया खेले और गेम से जुड़ी रहे। अभी उत्तराखंड में बहुत कम स्कोप है गेम का, तो बहुत सारे गेम्स हैं। अगर उत्तराखंड की लड़कियाँ गेम से जुड़ी रहे तो सबके लिए उत्तराखंड का नाम रोशन होगा। तो वही खबर चंपावत से, जहां जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने जिले के प्रतिभावना खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने फुटबॉल खिलाड़ी नैतिक करायत को अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। दरअसल नैतिक का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम के लिए हुआ है। तो वहीं कोच नीतीश डेक ने बताया कि नैतिक करायत ने पूरे सीजन में बेहतरीन खेल कौशल दिखाया है और उनका राष्ट्रीय टीम में चयन चंपावत जनपद के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है। बहुत धन्यवाद आप सभी का और बच्चे को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही कहूँगा कि जितने बच्चे हो सके लोहाघाट के अपना ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और सभी अभिभावक से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ नशे के हिसाब से सभी बच्चों को ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। ये मध्य प्रदेश उत्तराखंड की टीम से जाएगा अभी ये, तो मध्य प्रदेश में होना है इनका नेशनल लेवल। उसके बाद फिर इंडिया टीम में भी चांस है, तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। भी अच्छा लग रहा है सर, वहाँ और अच्छा करना है हमें, फील ही लगेगा। तो इसमें अभी तो एज है मेरा और मैं खेलूँगा ही। तो मेरा इंडिया टीम में खेलना, ठीक। तो वहीं देखिए, देहरादून में मौसम बदलते ही एलर्जी और इन्फेक्शन के केसेस अब बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिष्टु ने बताया है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ड्राइनेस और धूल बढ़ने से नाक, कान,
गले और छाती के इन्फेक्शन अक्सर हो जाते हैं। तो वहीं डॉक्टर बिष्ट ने के मुताबिक दून वैली के पोलन और डस्ट जमा होने से बड़ों में भी ये एलर्जी अब बढ़ रही है और इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी तेजी से फैल रहा है, जिससे बुखार, गला खराब और जुकाम जैसी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर ने सलाह भी दी है कि एलर्जी वाली जगहों से बचें और दिक्कत बढ़ते ही तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज जरूर करवाएं। खासकर से ये वाला जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला है, जब तक बारिश नहीं होती तब तक एलर्जी का सीजन बहुत प्रोमिनेंट रहता है। धूल ज़्यादा हो जाने लग जाती है ड्राई वेदर की वजह से, पोलन ग्रेन्स का नंबर बढ़ जाता है, प्लस ड्राइनेस की वजह से अपने कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस इन्वायरमेंट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, कान, गले का और छाती के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ जो मेन है, बच्चों में अलग सिम्टम्स आते हैं, एडल्ट्स में अलग आते हैं और बुजुर्गों में कुछ और आ जाते हैं। जैसे बच्चों में आज की तारीख में इन दिनों में ड्राई वेदर होने की वजह से नाक में पपड़ी जमने की सिचुएशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नाक से खून आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हरिद्वार में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए जरूरी निर्देश जारी किया गया है। तो अगर आप हरिद्वार में रहते हैं तो ये खबर आपके सरोकार से जुड़ी है और इस दौरान परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। दरअसल विभाग ने आज से 40 दिनों तक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हर वाहन मालिकों को अपनी आरसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं राज्य भर में लगाए गए 37 ANPR कैमरे यानी कि मोटयान अधिनियम की धारा 136A के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर रही हैं और चालान सीधे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे हैं। तो हरिद्वार आरटीओ का 40 दिन का ये स्पेशल ड्राइव शुरू हो चुका है और परिवहन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ये निर्देश जारी किया है। और इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।